हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक और आधारभूत क्लासेस हमने प्रारंभ की हैं और एक टॉपिक जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें लोक प्रशासन होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, उसके विकास के चरणों की जानकारी ली थी। आज हम यहाँ पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मूलतः अंतर को देखेंगे, इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, साथ ही यहाँ पर सार्वजनिक या लोक उपक्रम जो हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं, उसके उपाय क्या हैं और निजीकरण का यहाँ पर क्या रोल है, उसके सार्वभौमिक लाभ क्या हैं। अर्थात लोक निजी के वर्सेस आज जो टॉपिक है लोक वर्सेस निजी को लेकर, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों के बीच लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य यहाँ पर अंतर क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को आइए देखते हैं। देखिए ये आधार है जहाँ पर अंतर का है, उसके बाद यहाँ पर निजी प्रशासन और एट द लास्ट यहाँ पे लोक प्रशासन के बारे में जानकारी आपको लिखी हुई है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले उद्देश्य लिखा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर हम देखें तो निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। वहीं आपका लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? सेवा करना। अर्थात यहाँ पर जो लोक प्रशासन के अंतर्गत आप अगर काम करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर इनकम या जनरेट या फिर पैसे कमाने नहीं जा रहे हैं, या प्रॉफिट जनरेट करना आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों की सेवा करना उद्देश्य होता है। जबकि निजी सेक्टर का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, अर्थात वो उसका जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। नियम व कानून कैसे होते हैं? निजी प्रशासन में जहाँ पर एक व्यक्ति के स्वयं के द्वारा संचालन संभव होता है, ऐसे प्रशासन में नियम कानून असमान होते हैं। वो किसी के साथ दूसरा व्यवहार कर सकता है, किसी और के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, किसी के साथ खराब व्यवहार कर सकता है, उसे अपने अनुसार जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो करेगा। इसलिए यहाँ पर असमान होता है, जिसके कारण चीज़ें असमान और सरल दोनों तरीके की चीज़ें, कानून बहुत आसान हो सकता है, व्यवहार जो होता है, नियम जो होते हैं वो असमान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोक प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर नियम जो होंगे वो सभी के लिए समान होंगे और कठोर होंगे। अगर वहाँ पर आपको नियमबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, एक टाइम के अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा, यदि कोई उल्लंघन करते हैं तो सज़ा के भी प्रावधान वहाँ पे, तो वहाँ पर सबके लिए समान है और कठोर नियम है। इसके बाद व्यवहार की प्रकृति कैसी है? निजी प्रशासन में व्यवहार कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है? तो यहाँ पर असमान हो सकता है, सभी के प्रति सभी लोगों का व्यवहार जो होता है एक समान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको व्यवहार एक समान रखना पड़ता है। अर्थात सभी अधिकारियों के प्रति एक समान का व्यवहार, अपने निचले स्तर के अधिकारियों के प्रति एक समान का व्यवहार, जनता के प्रति वहाँ पर आपको कूल एंड कॉम रहना है, सहयोग करना है, वहाँ पर सपोर्ट करना है, काम करना है, आदेश का पालन करना है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर एक समान व्यवहार की स्थिति होती है। सार्वजनिक प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ता है? तो यहाँ पर सार्वजनिक प्रभाव निजी प्रशासन का आपको कम पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितने लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है वो आपकी जनता के लिए ही काम करता है और इसलिए वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो सभी के लिए एक समान कानून बनाता है। लेकिन निजी प्रशासन है वो कम प्रभाव डाले। कारण क्या है? क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के लिए काम कर रहा होगा, किसी एक लिमिटेड लोगों के साथ काम कर रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वो निजी तौर पर कुछ ही लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत वहाँ पर काफ़ी बड़े समुदाय और वर्ग को ये प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ेगा? लोक प्रशासन का। जन विचार अर्थात लोगों के विचार किसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर जन विचार जो होते हैं निजी प्रशासन को कम प्रभावित करते हैं, लेकिन लोक प्रशासन को यहाँ पर अधिक प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत देश से जनता को आप देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उन पर पड़ता है, अच्छा बुरा तीनों चीज़ों का। बुरा हुआ तो वहाँ पर जनता आपको पार्टी से मतलब कि चुनाव में वोट देकर हरा देगी, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जिता भी देगी। और जैसा वहाँ पर सरकार होगी वैसा ही दबाव वहाँ पर लोक प्रशासन पर पड़ता है, वैसे ही पॉलिसीज़ वो लेकर आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी वो आपको ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा जो प्रभावित जन विचार करते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? आपके लोक प्रशासन को ज़्यादा प्रभावी करते हैं। कार्मिक प्रशासन कैसा है? तो कार्मिक प्रशासन यहाँ लोग योग्यता के आधार पर। निजी प्रशासन में ये चीज़ें बहती हैं कि यहाँ पर लोगों का जो चुनाव होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो वहाँ पर उनकी योग्यता के आधार पर होता है। और लोक प्रशासन में क्या है? लोक प्रशासन में सभी को अधिकार देने के लिए सभी वर्ग समुदाय उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहे, इसलिए वहाँ पर योग्यता, वरिष्ठता और आरक्षण के वहाँ पर प्रावधान अलग अलग स्तरों पर किए गए हैं। जैसे प्रमोशन में है वरिष्ठता को आधार दिया जाता है, जबकि वहाँ पर सिलेक्शन जब होता है तो वहाँ पर योग्यता और आरक्षण दोनों का प्रावधान किया जाता है। तो इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में लोक प्रशासन में ये प्रक्रियाएँ आपको अलग देखने को मिलती हैं।
वित्तीय नियंत्रण किसका कैसा होता है। निजी प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण उनका स्वयं का होगा, कंपनी का होता है। अर्थात निजी प्रशासन है, निजी कंपनी है, तो उसकी जो भी पैसा है, जो वित्तीय नियंत्रण वो कंपनी के हाथ में रहेगा। तो वहाँ पर वित्तीय नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, कंपनी के हाथ में रहता है। लेकिन यहाँ पर किसका रहता है, सरकार के पास होता है। बजट जो होता है सरकार पारित करती, संसद के पास होता है। तो वहाँ पर आपको जो पैसा मिलता है वो बाह्य रूप से आपको मिलता है, ना कि वहाँ पर आंतरिक रूप से मिल रहा होता है। जवाबदेहिता किसके प्रति होती है, तो निजी स्तर पे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जवाबदेहिता नहीं, निजी प्रशासन किसी को प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी बहुल प्रकार की जवाबदेही होती है। अगर आप एक अधिकारी हैं तो आपके अपने ऊपर के अधिकारियों के प्रति है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे मंत्रिपरिषद हैं, या राष्ट्र के प्रति है, जनता के प्रति है। तो कई तरीके से अलग अलग संदर्भ में आपके बहुल प्रकार की आपकी हो सकती है जवाबदेहिता। तो मूलतः यदि हम देखें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर के आधार पर दोनों काफ़ी एक दूसरे से यहाँ पर अलग दिखाई देते हैं। इनके आधारों की यदि आप चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, उद्देश्य, नियम, कानून, व्यवहार, प्रकृति, सार्वजनिक प्रभाव, जन विचार, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण और जवाबदेहिता के आधार पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग प्रकार के प्रशासन हैं। अब बात करते हैं इनकी चारित्रिक विशेषताओं की, चर्चा करते हैं कि इनका चरित्र कैसा है। इन दोनों का चरित्र के आधार पर इनका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए जो इनका पहला है केंद्र किस लोक जो प्रशासन है वो किस ओर केंद्रित ज़्यादा होता है। लोक प्रशासन जो होता है वो कल्याणमुखी और नागरिक उन्मुख होता है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को वहाँ पर सहायता उपलब्ध करानी है, उनकी सहायता करनी है, उनका कल्याण करना है। जबकि निजी प्रशासन का जो चरित्र होता है वो लाभोन्मुख होता है और उपभोक्ता उन्मुख होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है और उनसे क्या होता है, लाभ कमाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर केंद्रण यहाँ पर इस तरीके का होता है, इनका कल्याण की ओर ज़्यादा केंद्रित होते हैं, वो लाभ की ओर ज़्यादा केंद्रित होते हैं। प्रेरणा अर्थात प्रेरित किसके प्रति हैं, तो लोक प्रशासन जो है समाज और राष्ट्र के प्रति ज़्यादा प्रेरित होता है। राष्ट्रवादी आंदोलन अर्थात राष्ट्र की सहायता, राष्ट्र को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, समाज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, वो इसकी ओर ज़्यादा प्रेरित होकर कार्य करता है। जबकि निजी प्रशासन जो होता है वो बाजार प्रेरित होता है। अर्थात बाजार की डिमांड और सप्लाई कैसी चल रही है, उस डिमांड और सप्लाई के आधार पर निजी प्रशासन डेवलप होता है, उसमें परिवर्तन आते हैं, उसके अनुसार वो सुधार भी करता है। तीसरा है प्राथमिकता किसको मिलती है, तो लोक प्रशासन जो होता है सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है। अर्थात किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, सभी को समान प्रकार की स्थितियां उपलब्ध होने पाए, न्याय सभी को वहां पर उपलब्ध होकर, सभी को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, सभी को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, सामाजिक न्याय की अवधारणा है। ये कैसी अवधारणा रखते हैं, आर्थिक विकास के संदर्भ में, कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ विकास होना चाहिए। वहाँ पर अपना विकास वो लोग ज़्यादा देखते हैं, समाज के संदर्भ सभी को साथ लेकर नहीं चलने की अवधारणा है। रोजगार कैसा है, जो रोजगार देते हैं उसके प्रति यहाँ पर इनके विचार कैसे हैं, तो यहाँ पर जो लोक प्रशासन में रोजगार मिलता है वो सेवा के साथ सुरक्षा भी मिलती है। अर्थात अगर एक बार आपको जॉब लग गई तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई। आप 50-60 साल 65 साल जब तक कि वहाँ पर जॉब में जो आपकी इच्छा मैक्सिमम जो आयु जो है रिटायरमेंट की, तब तक आपकी क्या हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई। यहाँ पर सिर्फ वित्तीय सुरक्षा मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं। यहाँ पैसा तो आपको अच्छा मिलता है लेकिन कब जॉब चली जाए इसका कोई वहाँ पर आपको गारंटेड नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये वित्तीय सुरक्षा देते हैं, जबकि निजी लोक प्रशासन में सेवा के साथ भी आपको सुरक्षा मिलती है। कीमत कैसा रहता है, कीमत का निर्धारण कैसा होता है, कीमत जो ये होती है वो लाभ आधारित नहीं होती है। अर्थात जो मूल्यों का निर्धारण जो सार्वजनिक कंपनियां जो उत्पाद बनाती हैं, तैयार करती हैं, सेल करती हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभ के संदर्भ से वहाँ पर नहीं होती हैं। वो इतना ज़रूर होती हैं कि उनका कम से कम वहाँ पर पैसे निकल जाने चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा लाभ आधारित नहीं होती हैं। जबकि यहाँ पर निजी प्रशासन के अंतर्गत निजी कंपनियां जो होती हैं वो आपको लाभ आधारित होती हैं। वो प्राइस इतना रखती हैं कि उनका मूल्य तो निकल जाए, इसके अलावा जो टैक्सेस वो पे कर रहे हैं वो भी आप उसी पैसे से निकल जाए, और उसके बाद भी उनको जो यहाँ पर प्रॉफिट उनका होना चाहिए। तो यहाँ पर लाभ आधारित होकर कार्य करते हैं। पूंजी किसको कैसे मिलती है, तो पूंजी यहाँ पर बाह्य वित्तीय सहायता अर्थात सरकार के द्वारा इनको प्रदत्त होती है। जबकि यहाँ पर स्वयं पूंजी का ये सृजन करते हैं, अर्थात जब लाभ कमाते हैं उसी को इन्वेस्ट करते हैं, उसी से नया उद्योग जनरेट करते हैं, फिर उत्पादन करते हैं, निर्यात करते हैं, फिर वहाँ पर जो पैसा आता है फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अपने ही पैसे को वहाँ पर रोल आउट करते हुए उसको सृजित करते रहते हैं। इसके बाद पारदर्शिता किसके पास ज़्यादा है,
तो यहाँ पर पारदर्शिता लोक प्रशासन में अनिवार्य है। जो भी काम है वहाँ पर पारदर्शी होगा, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी हो, आपको बताना होगा, रिपोर्ट्स आपको फाइल करनी होंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, निजी प्रशासन के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं पारदर्शिता नहीं होती है, लेकिन हाँ सभी को यहाँ पर जानकारी आपको वो अपने से रिलेटेड नहीं देते हैं। जबकि पब्लिक के संदर्भ में आपके पास आरटीआई है, जानकारी आप मांग सकते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा निजी सेक्टर्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अदर कार्य प्रक्रिया किसकी कैसी है, तो यहाँ पर लोक प्रशासन में कार्य प्रक्रिया औपचारिक है। आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपको एक अच्छी वेशभूषा में पहन के जाना पड़ेगा, और औपचारिक में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जो भी है, जैसी भी है, मीटिंग में आप पहुँच गए, बातचीत किए, चले आए, तो वहाँ पर औपचारिकता उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन आपको आपको निजी सार्वजनिक क्षेत्र में आपको औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता है, आपको औपचारिक होना पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या है, लास्ट पॉइंट है शासन कैसा होता है। तो यहाँ पर लोक प्रशासन जो होता है विधि के शासन के अनुरूप संचालित होता है, जो वहाँ पे कानून नियम है उसके अनुरूप ही आपको संचालन होगा। जबकि निजी प्रशासन जो होगा वहाँ व्यक्ति का शासन होता है, जो कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और आचरण और नियम होते हैं वो उसी के अनुसार वहाँ पर वो संचालित होता है। तो इस तरीके से चारित्रिक विशेषताओं में भी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस रखते हैं, काफ़ी अंतर है, वहाँ पर उनका चरित्र एक दूसरे से काफ़ी अलग आपको दिखाई देता है। तो निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन दोनों ही अपने कार्य प्रक्रियाओं के आधार पर और अपने चरित्र के आधार पर, दो उद्देश्य के आधार पर, हर एक आधार पर वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अगली बात करते हैं कि सार्वजनिक या लोक उपक्रम जो होते हैं, जो सरकार जिसमें जो सरकार की जो हिस्सेदारी होती है उसमें यहाँ पर सार्वजनिक जो उपक्रम है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक जो उपक्रम हैं उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाने का जो रीज़न है, देखिए पहले सार्वजनिक उपक्रम होते क्या हैं वो मैं बता दूं। ऐसे उपक्रम जिस पर सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% या उससे ज़्यादा है। ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा है वो आपकी सार्वजनिक कंपनियां कहलाएंगी। तो आइए देखते हैं सार्वजनिक कंपनियां अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही हैं। हाल फिलहाल हमने कुछ कंपनियों के नाम सुने, जैसे कि आपका एयर इंडिया है, MTNL है, IDBI बैंक है। अलग अलग क्षेत्रों की सार्वजनिक कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो देखते हैं क्या कारण है। पहला कारण है बीमार उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण। पुराने समय में हमने ऐसे उपक्रमों को यहाँ पर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया कि वो आज भी बीमार बनी हुई हैं, वहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। इसलिए एक समस्या ये है। दूसरा, राजनीतिक कारणों से गलत स्थान पर, अगर आप कोई भी कंपनी ले जाकर जंगल में बना देंगे कि वहाँ पर आदिवासियों का भला हो जाए, लेकिन वहाँ पर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं है और उसकी लागत जो होती है शहरों तक लाने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके कारण कंपनियाँ लगातार घाटे में ही रहती हैं। जितना वो प्रोडक्ट बेचती हैं उससे ज़्यादा उनकी लागत लग जाती है। तीसरा है कुशल प्रबंधन का अभाव, अर्थात जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो नीतियों को बनाने में बहुत अच्छा नहीं है, उनको लागू करने में बहुत अच्छा नहीं है, लोगों से काम निकलवाने में अच्छा नहीं है, लागत को कम रखने में अच्छा नहीं है, मार्केटिंग में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपका कुशल प्रबंधन नहीं है और उसका अभाव है तो कई बार नीतियाँ जो होती हैं वो विफल हो जाती हैं और वहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम घाटे में रहते हैं। चौथा है कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक नियुक्ति। काम यदि एक आदमी का है तो आप 3 आदमी क्यों नियुक्त करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जो काम 20,000 की सैलरी देकर एक आदमी से कराया जाता है वही काम आप 60,000 रुपये देकर 3 आदमी से करा रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी फ़ायदे में होगी या घाटे में? घाटे में होगी, ऑफकोर्स घाटे में होगी। तो ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर होती हैं। अनियंत्रित लागत, अनियंत्रित लागत यही है कि वहाँ पर अगर आप 20,000 में काम करा सकते हैं, आप 60,000 रुपये कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनियंत्रित लागत है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आप दे रहे हैं, कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है। इसके अतिरिक्त शोध अनुसंधान विकास की कमी, कि वहाँ पर जब आप कंपनी यदि मुनाफा नहीं कमाएगी या नई तकनीकों का इजाद नहीं करेगी, शोध अनुसंधान में व्यय नहीं करेगी, तो वो नई तकनीकी नहीं लेकर आएगी, नई प्रकार के प्रबंधन नहीं सीखेगी, नए तरीके के लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेगी, नई मशीनों को नहीं अपनाएगी, और ऐसा ना करने पर ना ही उत्पादन अच्छा होगा, ना ही वहाँ पर आपको उसका वितरण अच्छा होगा, और इसके कारण क्या होगा, आप लगातार पीछे जाते जाएंगे और कंपनी को नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या है, शोध अनुसंधान और विकास की कमी है।
चौथा क्या, नेक्स्ट क्या है, समय पर आपूर्ति करने में उपक्रमों की विफलता। ये तो हम देखते ही हैं कि सार्वजनिक उपक्रम के जो भी टारगेट होते हैं कि मान लीजिए अगर कोई योजना बनाएगी कि हाँ 5 साल में पूरी कर देंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं कि कोई भी सार्वजनिक उपक्रम अपने काम को तय समय पे पूरा कर दें। 5 साल के बजाय हो सकता है 6 साल, 7 साल, 8 साल में जाकर वो योजनाएं पूरी होंगी। तो 5 साल के लिए जो भी पैसा लग रहा था, अगर आप 8 साल पूरा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लागत लग जाती है। वहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, घाटा हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, अगर आप तय समय पर आपूर्ति नहीं करेंगे उसके कारण आपको घाटा है। प्रबल राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम है तो सार्वजनिक उपक्रमों के कारण यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए भी कई बार इन उपक्रमों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पर इनको घाटा होता है। मूल्यवान संसाधनों का दुरुपयोग, अगर वहाँ पर कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो वहाँ पर आप उसके माध्यम से उस कंपनी में निवेश करके अनुसंधान शोध करके उसे और बेहतर बनाने के बजाय आप उस कंपनी के पैसे से आप बीमारू कंपनियों को खरीद रहे हैं, जो बेकार हैं वहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद जो होता है बीमारू कंपनियाँ तो अच्छी नहीं हुई, उसके अलावा जो अच्छी कंपनी थी वो भी धीरे धीरे आपकी खराब हो गई। तो इस तरह से मूल्यवान संसाधनों का आप क्या करेंगे, दुरुपयोग कर रहे हैं। श्रम संघों का राजनीतिकरण, जो श्रम संगठन होते हैं, मजदूर संगठन होते हैं, वो क्या हैं, यदि सरकार या कंपनी है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है, चेंज करना चाहते हैं, आपके शिफ्ट में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, श्रम संगठन आपस में मिलकर ऐसा करने नहीं देते हैं, नई तकनीकों को अपनाने नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो विरोध कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कंपनियों को ही नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये सभी जो कारण है वो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों के कह सकते हैं घाटे का कारण है, उनका लाभ ना कमा पाने का कारण है, और वो लगातार जो होती हैं समस्याप्रद बनी रहती हैं, उसका ये कारण है। अब बात करते हैं कि ऐसी कंपनियों को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनियां हैं वो कैसे बेहतर होंगी। तो यहाँ पर देखिए विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विनिवेशीकरण की प्रक्रिया क्या है, जिसके माध्यम से भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में धीरे धीरे कम कर रही है। अर्थात अगर वर्तमान समय मान लीजिए 100% वहाँ पर हिस्सेदारी है, तो वहाँ पर वो अपनी 100% हिस्सेदारी में कुछ हिस्से बेच दिया, मान लीजिए 10% बेच दिया, तो इसे हम कहते हैं विनिवेश कर दिया, अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया। और जब विनिवेशीकरण करते करते वो अपनी 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी बेच देते हैं, तो उसे हम कहते हैं निजीकरण कर दिया जाना, कंपनी का निजीकरण हो गया। अर्थात सरकार की हिस्सेदारी 51% से जब कम हो जाए तो वो कंपनी आपकी निजीकरण हो जाती है। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कम हो जाएगा कि विनिवेशीकरण कर सकते हैं और निजीकरण कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे कंपनियाँ जो होती हैं निजी क्षेत्रों के हाथों में जा सकती हैं। सरकारी हस्तक्षेप में कमी लाकर कंपनियों में वहाँ पर अच्छे प्रबंधकों को नियुक्त करके उन्हें काम करने का अवसर दिया जाए, उन्हें ओपन कर दिया, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिसके माध्यम से वो क्या कार्य नीतियाँ हो, कैसे संचालन करना है, क्या मार्केटिंग होनी चाहिए, वो स्वयं निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रक्रम को पट्टे पर निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ समय तक निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो अच्छा परफॉर्म्स कर रही हों उनको दे दीजिए उसको। जब वहाँ पर कंपनी अच्छा करने लगे, अच्छे तरीके से प्रबंधित हो जाए, तो वहाँ पर आप इनको वापस से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेश को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। निवेश करके अनुसंधान शोध पर खर्च करिए और उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे नई तकनीकों का ईजाद करिए, उनमें निवेश हस्तांतरण तकनीकी का करिए और वहाँ पर कंपनी को विकसित करिए। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व शोध अनुसंधान में वृद्धि करके भी हम कंपनी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप नई तकनीकों को लेकर आते हैं, विदेशी निवेशकों से है या विदेशी तकनीकों का है, विदेशी कंपनियों के साथ साझाकरण करते हैं और या उनकी तकनीकों को वहाँ पर निवेश करते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन लागत है वो बढ़ सकती है, आपका प्रबंधन बेहतर हो सकता है, लागत कम हो सकती है और इसके माध्यम से जो होती है सार्वजनिक कंपनियाँ जो घाटे में रही हैं वो धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। औद्योगिक नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर नियम कानून लगा कर रखा है, आपने बहुत ज़्यादा प्रबंधित कर रखा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि कंपनियाँ अपने स्तर पर निर्णय नहीं कर पाती हैं। हर समय सरकार के पास जाना हो या नए निवेश अवसरों को नहीं कर सकते हैं, नए गठजोड़ नहीं स्थापित कर सकती हैं, नए समझौते नहीं कर सकती। तो प्रक्रियाओं को आसान किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनियाँ भी अपने स्तर पर निर्णय ले सकें और वहाँ पर कार्य कर सकें।
तो यहाँ पर हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनियों की समस्याएं और उससे निवारण हेतु हमने यहाँ पर समाधान को देखा। इसमें एक वर्ड आया था कि विनिवेशीकरण से हम धीरे धीरे से निजीकरण कर सकते हैं। तो निजीकरण के क्या क्या लाभ, अगर मान लीजिए आप कंपनी का निजीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे लाभ क्या है, आप निजीकरण क्यों करेंगे। तो देखते हैं एट द लास्ट पॉइंट के तौर पर आज के कि निजीकरण करने के सार्वभौमिक लाभ क्या हैं। यदि आप कोई भी संस्था है उसका निजीकरण होता है तो उससे लाभ क्या क्या है। पहला, अधिक कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी कि वहाँ पर क्या होगा, निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वहाँ पर उसके पास कह सकते हैं कि बेहतर संसाधन होंगे वो उसका प्रयोग करेगा, उसके पास बेहतर प्रबंधन होगा, जो शैली है, कार्य करने के तरीके हैं, नियमों परिवर्तन है तो उसको लेकर आएगी और उसके कारण क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होती है। शिक्षित व उद्यमशील युवाओं को ये रोजगार देंगे, किसको वहाँ पर कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं चलेगा, वहाँ कोई वरिष्ठता का मुद्दा नहीं चलेगा, जो योग्य होगा वहाँ पर उसे अच्छे पदों पर बैठाएंगे, उसके नीतियों को लेंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा ताकि वहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हो और कंपनी मुनाफा कमाए। राजकोषीय अनुशासन होगा, वहाँ पर जो अनियंत्रित लागत वाली स्थिति आ रही थी, अगर वहाँ पर हम 3 आदमी को जाए 1 आदमी से काम करा सकते हैं तो वो एक ही आदमी से काम कराएगा, वहाँ पर 4 आदमी वो नहीं रखता है, जिसके कारण क्या होगा, जो राजकोषीय जो राजस्व है उसमें अनुशासन आता है, जरूरत से ज़्यादा जो खर्च होता है वो नहीं होता है। कर व गैर कर राजस्व में वृद्धि होती है, जो टैक्सेस इत्यादि होते हैं वहाँ पर आपको धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। साथ ही गैर कर राजस्व में जो आपको पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो आपने पूंजी के तौर पर निवेश कर रखा है या आपने कहीं दान इत्यादि के रूप में दिया है या आपने ब्याज के रूप में बांटा है तो वो पैसे उसमें भी आपको वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होती है, जब आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आप निर्यात करेंगे, जब ज़्यादा निर्यात करेंगे तो आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यदि आप निजी क्षेत्र अच्छा करेगा, निजी प्रशासन में अच्छे काम हो रहे हैं तो वहाँ पर निर्यात ज़्यादा प्रभावित होगा और विदेशी मुद्रा भी आपको बड़े मात्रा में आएगी। विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम होगी, तो वहाँ पर जब आप अच्छा मुनाफा कमाने लगेंगे आपको विदेशी पूंजी मिलने लगेगी, तो फिर आपको दूसरे देशों से विदेशी पूंजी लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी विदेशी पूंजी पर जो ऋण लेकर एक निर्भरता बनी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रौद्योगिकी का विकास होगा और जब यहाँ पर कंपनी अच्छा करने लगेगी, वहाँ पर मुनाफा कमाने लगेगी और वहाँ पर ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा तो वो क्या करेगी, ज़्यादा बड़े मात्रा में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करेगी, नई तकनीकी खोज कर लेकर आएगी और उसके माध्यम से ज़्यादा बेहतर और सुविधापूर्ण चीज़ें लेकर आएगी, उसको निर्माण करेगी और उसको भी बड़े स्तर पर कह सकते हैं सेल आउट करके उसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों के लिए साधनों की बचत होगी इससे, जब आप यहाँ पे कंपनी का मुनाफा घाटा होना बंद हो जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी चीज़ों को निवेश कर सकती है। निजी प्रशासन के तौर पर वहाँ पे सामाजिक क्षेत्रों में भी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि हर एक देश में एक निजी सेक्टर को लेकर प्राथमिकता बाजार के हिसाब से काम करती है और बाजार जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसके माध्यम से एक एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का भी निर्माण होगा। तो इस तरीके से आज यहाँ पर हमने देखा कि किस लोक प्रशासन के संदर्भ में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या होता है, उनके मध्य चारित्रिक विशेषताएं और व्यवहारिक और नियम कायदे कानूनों को लेकर क्या अंतर हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम की कंपनियों के साथ क्या समस्याएं हैं, निवारण क्या हो सकता है और निजीकरण के सार्वभौमिक लाभों की हमने चर्चा कर ली। तो आई होप आपको यहाँ पे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको रेगुलर रूप से देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सारे टॉपिक्स लिखे रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इससे आप स्टडी कर लीजिए, इसके पॉइंट्स बना लीजिए करिए। ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो CGPSC होगा, JPSC होगा, UKPSC होगा या MPPSC है आपका, या फिर आप वैकल्पिक विषय है लोक प्रशासन, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।